नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के 325 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। 325 महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम रिवीजन करेंगे भाई मैराथन क्लास के माध्यम से। और जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी, क्योंकि इन प्रश्नों में से जो है आपको काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे और इन्हीं प्रश्नों को बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। तो प्रश्न नंबर 1, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं बताइए। कौन सी जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो कौन सी ऐसी भाषाएं रही है, वे 4 भाषाएं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल की गई उन भाषाओं में शामिल है बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, जो कि 2003 में जो है हमारा 92वां संशोधन हुआ था, उसमें 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया था। शुरुआत में 14 भाषाएं थी, फिर 1 भाषा को जोड़ा गया, उसके बाद 3 भाषा को जोड़ा गया, उसके बाद जो है अंत में जो है 4 भाषाओं को और जोड़ करके हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है वर्तमान में। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारतीय भाषाओं को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया। तो भारतीय भाषाओं को मुख्य वर्गों में 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया। सामान्यतः उत्तर भारत में बोली जाने वाली भरोपिया भाषा परिवार की भाषाओं को आर्य भाषा समूह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण की भाषाओं को द्रविड़ भाषा समूह कहा जाता है और ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाओं को मुंडारी भाषा समूह परिवार कहा जाता है। और पूर्वोत्तर में रहने वाले तिब्बती, बर्मी और नृजातीय भाषाओं को चीनी तिब्बती या नाग भाषा समूह के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है। तो इंडो आर्यन जो है भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह माना जाता है। और भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह चीनी तिब्बती माना जाता है। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को किरात कहा जाता है। उसके बाद एक दोहा देख लेते हैं भाई, किस कवि द्वारा लिखा गया है। यह दोहा किस रचनाकार का है। जो जीर्ण शासन भाषाऊ सो मई कही उई सारू, जो पलाई सही भाव करी सो तरी पावी पारू। जो ये है अपभ्रंश भाषा में लिखी गई दोहा है और जो है इस प्रकार से थोड़ा सा पढ़ने में भी परेशानी हो रही है। अपभ्रंश भाषा का ये दोहा है, तो इस जो है अपभ्रंश भाषा का दोहा है भैया। और इस दोहे को आपको ध्यान रखना है, इस पहली लाइन को आपको ध्यान रखना है कि जो जीर्ण शासन भाषा सोमई कहिऊ सारू, ये जो पंक्ति है ये दोहा है किस कवि द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई है देवसेन, जो कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो प्रश्न हमारा, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है। तो निषाद कहा जाता है। अपभ्रंश के योग से राजस्थानी है भैया, राजस्थानी भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा भाई। अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है डिंगल। अपभ्रंश के योग से जो राजस्थानी में जो है अपभ्रंश भाषा को अगर मिला दिया जाए तो वो भाषा बनती है हमारी डिंगल, लेकिन अपभ्रंश में ब्रज भाषा को मिला दिया जाए तो बन जाएगी हमारी पिंगल। इस प्रकार से आपको डिंगल और पिंगल को किस किन भाषाओं के योग से बनती है डिंगल और पिंगल, इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक प्रश्न हमेशा यहाँ से भी पूछ लिया जा सकता है कि अपभ्रंश के और जो ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है, या फिर राजस्थानी प्लस अपभ्रंश के योग से किस भाषा का निर्माण होता है। तो डिंगल बनती है राजस्थानी प्लस अपभ्रंश और पिंगल बनती है ब्रज प्लस अपभ्रंश। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, एक नार पिया को भानी तन वाको सरगा जो पानी, ये पंक्ति जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। उसके बाद देख लेते हैं अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुकनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा रही है खड़ी बोली। कहानी तीसरी कसम, जो कहानी है तीसरी कसम
जिस पर फिल्म बन चुकी है, किसने लिखी थी? तो तीसरी कसम जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की प्रमुख कहानी मानी जाती है। इस पर जो है फिल्म भी लिखी गई थी। तीसरी कसम उफ मारे गए गुलफाम। उसके बाद देख ले दूसरा नाम मारे गए गुलफाम है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 12, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो, ये जो पंक्तियाँ हैं ये नूर मोहम्मद जी द्वारा रचित है। उसके बाद रीतिकालीन कवियों में रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवियों की श्रेणी में किस विद्वान ने विभाजित किया? तो रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध रीतिकालीन कवियों को जो है 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। इन 3 श्रेणियों में जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको विभाजित किया है। उसके बाद देख लेते हैं किस विद्वान ने आदिकाल को जय काव्य कहकर पुकारा है? तो आदिकाल का जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। किसी ने जो है वीर काल कहा है, तो किसी ने वीर गाथा काल कहा है, किसी ने आदिकाल नाम दिया है, तो किसी ने जो है बीजवपन काल कहा है, किसी ने जो है प्रारंभिक काल कहा है, तो किसी ने किसी ने जो है संक्रांति काल भी कहा है, तो और संक्रमण काल भी कहा है। तो काफ़ी सारे विद्वानों ने जो है आदिकाल के अलग अलग नाम दिए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जय काल किस विद्वान ने कहा? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। उसके बाद और जिस आदिकाल के जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, ये हम जो है पहले कई बार भी पढ़ चुके हैं और आगे भी हम जो है इनकी रिवीजन करेंगे। तो देख लेते हैं आगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। पंक्तियों में जो है अलंकार कौन सा है ये पूछा हुआ है। तो मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, मुख्यतः इन पंक्तियों में जो है विरोधाभास अलंकार हमें देखने को मिलता है। एक तरफ तो जीवन का भार लिए फिर रहा है, तो दूसरी तरफ जो है जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो दोनों जो है अपोजिट विलोम वाक्य है। तो जहाँ पर हमें विलोमता का भाष हो या विरोधाभास हो, तो वहाँ हमें विरोधाभास अलंकार देखने को मिलता है। देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 16, जायसी कृत चित्ररेखा नामक ग्रंथ का नायक कौन है? तो जायसी जी द्वारा चित्ररेखा जो नामक ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ में नायक है राजकुमार प्रीतम। उसके बाद देख लेते हैं बच्चन जी पर फारसी के किस कवि का प्रभाव पड़ा है? तो उमर खयाम का प्रभाव पड़ा है। उमर खयाम जो कि फारसी के जो है लेखक रहे हैं, प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। तो बच्चन जी पर जो है इन्हीं का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके और हालवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं बच्चन जी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18, विद्यापति के पदों की जो प्रधान रस है कौन सा है? तो श्रृंगार रस है। भाई प्रश्नों को थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्नों की संख्या लगभग 325 के लगभग है। तो हमें सभी प्रश्नों को यहाँ पर आज की क्लास में जो है मैराथन क्लास के माध्यम से कंप्लीट करना है, इसलिए मैं कम एक्सप्लेनेशन देते हुए आपको प्रश्नों को जो है प्रश्नों के डायरेक्ट आंसर यहाँ पर बताऊंगी, क्योंकि विद एक्सप्लेनेशन के साथ तो हमारी जो प्रश्नों की संख्या हम प्रैक्टिस सेट कर ही रही है, उसमें एक प्रश्नों को जो है उसके सॉल्यूशन के साथ जो है उस एक्सप्लेनेशन के साथ अर्थात व्याख्या सहित करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। एक प्रश्न के साथ अन्य बहुत सारे तथ्यों को हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और वही वीडियो आपको कैसी लगती है ये आप जो है लास्ट में आप जो है बताया करो आप, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ ये पूछा हुआ है। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो तार सप्तक हमारे 4 भागों में अज्ञे जी ने इसका संपादन किया था। प्रथम तार सप्तक नाम का कोई तार सप्तक नहीं है। जो पहला तार सप्तक था 1943 में आया, उसका नाम जो है तार सप्तक ही कहा जाता है उसको। फिर द्वितीय सप्तक आया, फिर तृतीय सप्तक, फिर चतुर्थ सप्तक। इस प्रकार से 4 सप्तकों का जो है प्रकाशन किया गया अज्ञे जी द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं प्रथम जो हमारा तार सप्तक है इसका प्रकाशन आप लोगों ने देख लिया 1943। फिर जो है उसके बाद जो दूसरा आया
1959, फिर तीसरा आया दूसरा आया 1951 और तीसरा आया 1959 और चौथा आया 1979। इस प्रकार से 4 सप्तकों का प्रकाशन किया गया आज्ञे जी द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी कविता है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता है, जो प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल पर किस बहुचर्चित प्रगतिवादी कवि ने कविता भी लिखी है? वो लिखी है नागार्जुन ने। उसके बाद प्रवासी के गीत की रचना किस सन में हुई? तो प्रवासी के गीत जो रचना है नरेंद्र शर्मा जी ने 1939 ईस्वी में की थी। और जो है ये नरेंद्र शर्मा जी है उत्तर छायावादी कवि माने जाते हैं। उत्तर छायावाद के अंतर्गत है, कई बार पूछ लिया जाता है नरेंद्र शर्मा किस काल के कवि माने जाते हैं? तो उत्तर छायावाद के अंतर्गत ये रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं मेरा वश चलता मैं बन जाता कुमार, ये तुम्हारा पंक्ति जो है रमेश्वर शुक्ल जी अंचल जी की है। रमेश्वर शुक्ल अंचल इनकी उपाधि मिली हुई है। बढ़ते हैं आगे। अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे किस युग में लिखी गई पंक्तियां हैं? तो ये जो है नरेंद्र शर्मा जी की उत्तर छायावाद युग में लिखी गई पंक्तियां है। उसके बाद देख लेते हैं आगे हाहाकार किसकी कविता है? तो हाहाकार जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध कविता है। विद्यापति ने अपभ्रंश को क्या कहा? विद्यापति ने अपभ्रंश को देशी वाणी कहा है। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न। विद्यापति की इस पंक्ति में आपको पता भी चल रहा होगा कि विद्यापति द्वारा जो पंक्ति लिखी गई देशी वाणी सब जन मिठा, जो इसमें हमें पता चल रहा है कि अपभ्रंश भाषा को उन्होंने जो है देशी वाणी कहा है। देशी वाणी जो है अपनी जो भाषा है देशी वाणी, अपभ्रंश जो है सभी जन को मीठी है, अच्छी लगती है। बढ़ते हैं आगे। परिराम कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके किसकी और किस कवि की जो है पंक्तियां हैं, यानी कि किस कविता की पंक्तियां है और किस कवि द्वारा लिखी गई है ये पूछा हुआ है। ये पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा आंसू से ली गई है। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28। मिलन यामिनी किसका गीत संग्रह है? तो बच्चन जी का गीत संग्रह है। एकलव्य किसकी रचना है? एकलव्य जो है राम कुमार वर्मा जी की रचना है। उसके बाद व्यक्तिवादी काव्य या व्यक्तिक कविता के नाम से जाने जाते हैं हालावाद कवि। सचेतन कविता के प्रवर्तक कब और किसने किया? 1964 में महीप सिंह जी द्वारा किया गया सचेतन कविता का परिवर्तन। उसके बाद देख लेते हैं जयश्री जी के पद्मावत काव्य को माना जाता है समासोक्ति। सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द की अधिक मान्यता मिलती है, यानी कि ये पूछा हुआ है जो सूफी शब्द की उत्पत्ति है वो किस शब्द से अधिक मानी गई है? तो सूफ शब्द से अधिक मानी गई है। वैसे अलग अलग विद्वानों ने सूफी शब्द की उत्पत्ति अलग अलग शब्दों से मानी। किसी ने सूफ से मानी, तो किसी ने सफ़ा से मानी, किसी ने सोफिया से मानी, किसी ने जो है सूफ़ी से मानी। इस प्रकार से कई अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग मानी गई है। बढ़ते हैं आगे। राम कुमार वर्मा ने जयश्री का गुरु बताया है सैयद मोहुद्दीन मुल्ला दाऊद। उसके बाद देख लेते हैं प्रेमचंद के कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 8 गुप्तधन मानसरोवर भाग 8 व गुप्तधन 2। ये क्या है भाई? ये आई थिंक शायद टाइपिंग मिस्टेक है। तो मानसरोवर भाग 8, अच्छा ये पूछा हुआ है प्रेमचंद के कहानी संग्रह। प्रेमचंद के कहानी संग्रह है मानसरोवर भाग 8, जिसमें जो है उनकी कई कहानियों को संकलित किया गया है। और गुप्त धन भाग 2, इसमें भी जो है काफ़ी सारी कहानियों को संकलित किया गया है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 37। इस काव्य में समग्र एवं पूर्णतः व्यक्तिक चेतनाओं को ही काव्य स्वरों की भाषा में संजोया है। यहाँ किस काव्य के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है हल्लावादी काव्यों के बारे में। नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से जाने जाते हैं हलाहलवाद। उसके बाद जो है हल्लावाद माना जाता है। हलाहलवाद नाम भी उसका दूसरा नाम है भाई। और 39 प्रश्न संख्या में देखते हैं उन्मुक्त प्रेम
काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से जाने जाते हैं हालावादी काव्य। इनमें अपनी ही मस्ती, अल्हड़ता एवं अखंडता देखने को मिलती है। ये किस काव्य के अंतर्गत है? हालावादी काव्यों में। हालावादी काव्य का किसका प्रभाव है? तो फारसी साहित्य का, और जो साहित्यकार रहे हैं उमर खयाम का। उसके बाद शाही रोमांस का कवि कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन जी को। प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है रमेश्वर शुक्ल अंचल जी को, जिन्होंने जो है मार्शलवाद के प्रवर्तन किया था। मार्शलवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं रमेश्वर शुक्ल अंचल, और बच्चन जी जो है हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 44। जीवनी परक आलोचना महापुराण निराला एवं यशी महादेवी वर्मा किसने लिखी? गंगा प्रसाद पांडे जी ने। छायावाद के आधार स्तंभ नामक पुस्तक किसकी है? तो गंगा प्रसाद पांडे। इसी पुस्तक में जो है छायावाद के आधार स्तंभ में ही इन्होंने जो है महापुराण की जो है महापुराण निराला नामक एक पुस्तक भी लिखी है गंगा प्रसाद पांडे जी ने। तो उसमें जो है उन्होंने महापुराण जो उपाधि जो है निराला जी को प्रदान की है। ये आपको ध्यान रखना है। महापुराण शब्द जो है निराला जी के सामने गंगा प्रसाद पांडे जी की जो पुस्तक महापुराण निराला जो इन्होंने लिखी, इसी आधार पर किया गया। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू एक मध्य बिंदु, नेहरू जी व्यक्ति और नेहरू जी जो है विचार और व्यक्ति, नेहरू की अनुभूतियाँ नामक निबंध किसने लिखे? तो ये निबंध जो है शांति प्रिय द्विवेदी जी के निबंध है। छायावाद को करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावनात्मक सर्ववाद किसने कहा? तो महादेवी वर्मा जी ने। किस छायावादी कवि ने कवि कर्म को आध्यात्मिक कर्म बताया? तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा बताया गया। नई कविता यदि अनुभूति को आधार मानकर चलती है तो रस से उसकी मुक्ति नहीं है। तो किस आलोचक का कथन है कि नई कविता यदि अनुभूति को आधार मानकर चलती है तो रस से उसकी मुक्ति नहीं है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा कहा गया कथन है। उर्मिला के विरह में मानवता की पुकार, यह अधिक स्वाभाविक है, साथ ही गरिमा की न्यूनता नहीं, यह विश्वव्यापी है। यह कथन कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। सुमित्रा नंदन पंत आलोचना के क्षेत्र में किसकी पहली पुस्तक है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी की। सूरदास की राधा केवल विलासिनी नहीं, श्री कृष्ण के साथ उसका केवल युवा काल का संबंध नहीं, वे परकिया नायिका भी नहीं। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उसके बाद साहित्य समीक्षा अंततः विचार जगत की वस्तु है, ये कथन कहा गया नंद दुलारे वाजपेयी ने। कथनों से भी कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, और हमने इनमें जो है उन्हीं कथनों को इंक्लूड किया है जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए एक एक प्रश्नों को आपको ध्यान से जो है इनको बार बार रिवाइज कर करके जो है परीक्षा देने जाना है। यहाँ से आपको काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो देख लेते हैं। मार्शलवाद के प्रवर्तन माने जाते हैं रमेश्वर शुक्ल अंचल जी, मैंने आपको बता ही दिया था। इनके काव्य में रोमांस तो है लेकिन निराशा और दुख जनित है। किसके बारे में कहा गया? नरेंद्र शर्मा जी के बारे में। उसके बाद देख लेते हैं हालावाद के प्रवर्तक हमने देख ही लिया बच्चन जी। हालावाद का समय जो माना जाता है वो माना जाता है 933 से 936 के बीच, और जो इनके हालावाद का पीक का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1933 नहीं 1933। मैं थोड़ा बोलते बोलते जल्दबाजी में 933 बोल गई, माफ़ी चाहूँगी भाई। 1933 से लेकर 1936 का जो है हालावाद का जो समय माना जाता है, और इनका जो पीक का समय एक तरह से कहे तो बिल्कुल हालावाद की प्रवृत्ति जिसमें सबसे ज़्यादा दिखाई देने को हमें मिली वो रहा 1935 का समय, जो कि बच्चन जी की मधुशाला जिस सन में लिखी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है हालावादी कविता को कविता किसने कहा? व्यक्तिक कविता नहीं हुई। हालावादी कविता को व्यक्तिक कविता किसने कहा? तो हालावाद कविता को व्यक्तिक कविता कहने वाले जो विद्वान हुए हैं वो हुए हैं, ये नाम दिया भाई डॉक्टर नगेंद्र जी ने। डॉक्टर नगेंद्र, आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर इसका आंसर इंक्लूड नहीं है तो डॉक्टर नगेंद्र इसका आंसर हो जाएगा।
डॉक्टर नगेंद्र ने हालावादी कविता को व्यक्तिक कविता का नाम दिया है। यानी कि कहने का मतलब ये है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार, छायावाद के बाद की जो कविता है और प्रगतिवाद के पहले की कविताओं को जो व्यक्तिक कविता किसने कहा, तो डॉक्टर नगेंद्र ने। तो यही जो हमारी हालावादी कविताएं रही है, छायावाद के बाद की कविताएं और प्रगतिवाद से पहले की जो कविताएं हैं, उत्तर छायावाद के अंतर्गत हालावादी कविताओं को डॉक्टर नगेंद्र जी ने व्यक्तिक कविता कहा। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या 59, हालावादी कविताओं को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हालावादी कविता का प्रबल भाव क्या है, तो व्यक्तिकता। निराशावादी कवि कहा जाता है हालावादी कवियों को। व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है। तो चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो, किसका कथन है, तो डॉक्टर रामदास मिश्र जी का। उसके बाद व्यक्तिवादी कविता की सभी प्रवृत्तियाँ प्रेम, निराशा, वेदना, समाज चेतना किसके काव्य में लक्षित होती हैं, तो R.C. प्रसाद सिंह के। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अशरीरी प्रेम के स्थान पर अशरीरी प्रेम के स्थान पर जो है शरीरी प्रेम को इन्होंने तरहीज दी है। किसने तरहीज दी है, तो ये दी है हालावादी कवियों ने, कि अशरीरी प्रेम के स्थान पर इन्होंने शारीरिक प्रेम को अधिक महत्व दिया है। बढ़ते हैं आगे। मूलतः प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। हालावादी काव्यों को सही रोमांस और कुंठा का काव्य किसने कहा, वो कहा जाता है भारद्वाज द्वारा जो है हालावादी काव्य को सही रोमांस व कुंठा का काव्य कहा जाता है। और सही रोमांस का कवि कहा जाता है बच्चन जी को। ये हम जो है पहले पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद देख लेते हैं हालावाद प्रचलित कब से हुआ, तो हालावाद जो है बच्चन जी की मधुशाला से अधिक प्रचलित माना जाता है। उसके बाद किसकी रचनाओं में आत्मसंदेह और मृत्यु भय की भावना सर्वाधिक पाई जाती है, तो डॉक्टर जो है हरिवंश राय बच्चन जी की। और ये डॉक्टर बच्चन भाई अलग साहित्यकार है, ये हरिवंश राय बच्चन जी नहीं है। तो ये डॉक्टर बच्चन जो है एक आलोचक है, जो मेरे मुंह से जो डॉक्टर बच्चन का नाम निकल गया तो वो बच्चन नहीं समझना आपको। ये जो हरिवंश राय बच्चन अलग है और डॉक्टर बच्चन अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत काफ़ी सारे कथन डॉक्टर बच्चन जी से संबंधित भी पूछे जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये बच्चन अलग है हमारे और डॉक्टर बच्चन अलग है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, बच्चन की रचना त्रिय में शामिल है, यानी त्रिय जो बच्चन की रचना है वे कौन कौन सी है, वे है मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। तीनों ही रचना जो है प्रसिद्ध है। मधुशाला का जो रचना काल है 1935 है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, छायावाद का दूसरा उन्मेषण कहा जाता है उत्तर छायावाद को। छायावाद का दूसरा उन्मेष किसे कहा जाता है, उत्तर छायावाद को कहा जाता है। उसके बाद उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष किसने कहा, तो ये कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उत्तर छायावाद में कितने प्रकार की काव्यधाराएं विकसित है, तो 2 प्रकार की काव्यधाराएं विकसित हुई, एक राष्ट्रीय और दूसरी व्यक्तिगत। उसके बाद देख लेते हैं, उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्यधारा किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। गणपति चंद्रगुप्त ने उत्तर छायावाद को कितनी धाराओं में बांटा, वो बांटा उन्होंने 3 धाराओं में, राष्ट्रीय चेतना, व्यक्तिगत चेतना और समष्टि चेतना प्रदान। उसके बाद देख लेते हैं, हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास किसने कहा, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने हालावाद को प्रगति और प्रयोग का पूर्वाभास कहा है। ये बच्चन है भाई, ये साहित्य जो आलोचक के रूप में इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की है, तो इन्होंने जो है हालावाद को जो है प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास कहा है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने। उसके बाद बात करें आगे, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ, तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। हरिवंश बच्चन रचित प्रथम काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है, तो मधुशाला 1933, जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ। उसके बाद रचना का काल पूछ लिया जाए तो 1933, प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1935। उसके बाद प्रश्न संख्या 79, हरिवंश राय बच्चन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह 13 हार
उमर खयाम की रूबियों का अनुवाद हरिवंश राय बच्चन ने किया। बच्चन को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो दो चट्टानें कीर्ति के लिए बच्चन जी को जो है हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया। बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 4 खंडों में प्रकाशित है बच्चन की आत्मकथा। तो नंबर 1 क्या बोलूँ क्या याद करूँ, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। क्रम वाइज भी लगाने को पूछ लिया जाए तो इनका प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है, ये क्रम से ही है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निशा निमंत्रण में संकलन है किसके गीतों का निशा निमंत्रण में जो है बच्चन जी के गीतों का संकलन है। उसके बाद बात करें निशा निमंत्रण का प्रकाशन 1938। निशा निमंत्रण के गीत कितने पंक्तियों में रचित है? ये 13 पंक्तियों में रचित है। और निशा निमंत्रण जो रचना है वो बच्चन सिंह की है भाई। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन की है, डॉक्टर बच्चन सिंह की नहीं, हरिवंश राय बच्चन की। प्रथम गीत कौन सा है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसके बाद मधुशाला में संकलित रूबियों की कितनी संख्या मानी जाती है? तो 135। मधुशाला की रूबियाँ कितनी पंक्तियों में रचित है? तो 4 पंक्तियों में रचित है। मधुशाला की मादकता अक्षय है कथन किसका है? तो मधुशाला की मादकता अक्षय है, यह कथन जो है पंत जी का है, सुमित्रा नंदन पंत का। और बच्चन के साथ जो है सुमित्रा नंदन पंत ने एक रचना भी लिखी है, सहयोगी रचना मानी जाती है उन दोनों की। वो उस रचना का नाम है खादी के फूल। खादी के फूल। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। उसके बाद देख लेते हैं गीतांजलि के रचनाकार तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद। बघेली का संबंध किस उपभाषा से है? तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तीनों भाषाओं का संबंध पूर्वी हिंदी से है जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22। हिंदी की आदि जननी कौन सी मानी जाती है? संस्कृत। चैतन्य में किसकी भक्ति पर जोर दिया है? चैतन्य ने जो है श्री कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया है। महाप्रभु चैतन्य हुए हैं भाई वैष्णव भक्ति के अंतर्गत जो है जो प्रमुख आचार्य रहे थे उन 4 आचार्यों में से एक निकल कर आए थे। जो शुरुआत में हमारी जब भक्ति की शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत में, तो वहीं से जो है जब वैष्णव भक्ति से भक्ति की जब शुरुआत मानी गई थी, जो 4 प्रमुख जो हमारे आचार्य थे उनमें जो है चैतन्य महाप्रभु भी थे। उसके बाद जो है चैतन्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो अचिंत्य भेदाभेद। ये हम जो है इन सब के संबंध में जो है भक्ति काल के अंतर्गत बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। उसके बाद देख लेते हैं वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी। अमिय हलाल मत भरे सेठ श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। कई बार ये पंक्तियाँ हम कर चुके हैं तो रसलीन जी द्वारा लिखी गई हैं। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। तो यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं, यह कथन किसका है? तो गोस्वामी जी के बारे में ये कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। सेनापति के गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित। यात्रावृत्त सुबह के रंग के रचनाकार माने जाते हैं अमृत राय जी। सिद्धों की भाषा आंग्लो अंधारी कहा है हरप्रसाद शास्त्री जी ने। यह तो जाहिर है कि रामानंद के 12 शिष्य थे, लेकिन किस आलोचक ने कहा कि रामानंद के 12 शिष्य नहीं 12.5 शिष्य थे? तो ये कहा गया है नागरिक प्रचारणी पत्रिका में, और नागरिक प्रचारणी पत्रिका में ऐसा माना गया है। तो देख लेते हैं आगे, प्रश्न संख्या 106। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का वृहद महाभारत किसने कहा? तो दशरथ शर्मा जी ने कहा। कविता की तीसरी आंख के रचयिता कौन है? प्रभाकर शास्त्रीय जी। 6वां दशक के रचयिता कौन है? तो विजय देव नारायण शाही जी। निराला आत्महंता आस्था के रचयिता रहे हैं दूधनाथ जी। उसके बाद जो है आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द के रचयिता माने जाते हैं बच्चन सिंह। नई प्रतिमान पुराने निकष के रचयिता रहे हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। नागरी तेरी यह दशा किसकी कविता है?
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। ये पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त जी की है। हृदय दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता रहे हैं भट्टनायक जी। किस आचार्य ने सर्वप्रथम रीति एवं वृत्तियों के रसानुकूल प्रयोग पर बल देकर रस सिद्धांत के इतिहास में सर्वथा न्यून तथ्य प्रस्तुत किया है? वो किया है रुद्रट जी ने। उसके बाद जो है काव्य अलंकार नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा है, जो काव्य शास्त्र के अंतर्गत। तो जितने भी हमारे काव्य शास्त्र से संबंधित जो साहित्य भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो आचार्य हुए हैं उनके ग्रंथों को भी हमने देख लिया था कि किस लेखक द्वारा जो है कौन सा ग्रंथ लिखा गया और किस शताब्दी में लिखा गया। यहाँ से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और काव्य शास्त्र से संबंधित भी हम जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के अपनी तैयारी को जो है करते हुए आगे बढ़ा ही रही हैं। तो 2-3 क्लास हमारी काव्य शास्त्र से संबंधित भी हम जो है कर चुके हैं। जिस भी किसी बच्चे ने पीछे की क्लासेस नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाकर आप काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें काव्य शास्त्र संबंधी सभी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलेगी। उनसे संबंधित किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से बिंदु इम्पोर्टेंट है, ये सभी तथ्य आपको देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15 यानी कि 115। मोहम्मद चिनकारी प्रेम के सानू माही गगन डहराई, धनी बिहारी और धानी हिया जहाँ शशि अग्नि समाई। ये पंक्तियाँ जो है जायसी द्वारा लिखी गई हैं। कविता करके तुलसी ना लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला किसका कथन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का। उसके बाद जो है निर्कुंश अति निडर रसिक जस रसना गायो पंक्ति के जो किसके संदर्भ में कही गई है? ये पंक्ति मीराबाई के संदर्भ में कही गई है। रीतिकाल का वह कवि जिसने खड़ी बोली हिंदी में शीत वसंत नामक प्रबंध का रूप में कहानी लिखी है, वे कवि हुए हैं चंद कवि। रीतिकाल के किस कवि का उपनाम काष्ठ जीवा स्वामी है? वो है देव बनारस वाले का। और जो है हिंदी का प्रथम जय काव्य कौन सा है? तो खुमान रासो। हिंदी साहित्य के लगभग वही और अन्य प्रश्नों को हम देख लेते हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है। साहित्यकार अग्गे जी का पूरा नाम सचिदानंद वात्स्यायन अग्गे जी। और सिद्धों के उद्भट रचनाओं की भाषा क्या है? तो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी मानी जाती है। और वैसे सिद्धों की भाषा जो है सांध्य भाषा मानी जाती है, जो कि पुरानी हिंदी अपभ्रंश शब्दों जो देश भाषा संबंधी मिश्रित शब्दों के जो प्रयोग हमें देखने को मिलता है। उसके बाद सुंदर परम किशोर व्याक्रम चंचल नैन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर्बन माली। यह पंक्ति जो है किस रचनाकार की है? तो सूरदास जी की है। चैतन्य ने किसकी भक्ति पर जोर दिया? श्री कृष्ण की भक्ति पर। चैतन्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ये हम कर ही चुके हैं भाई, अचिंत्य भेदावाद का। उसके बाद चैतन्य का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? तो बंगाल में, जो बंगाल के नदिया ज़िले में हुआ। उसके बाद जो है अगला प्रश्न हमारा वल्लभाचार्य को क्या कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य जी को क्या कहा जाता है भाई? ये इस प्रश्न ये हमारा प्रश्न ही जो है वल्लभाचार्य जी जो है पुष्टिमारक भक्ति के कवि माने जाते हैं। ये इस प्रश्न का हम इस प्रकार से कर सकते हैं भाई, वल्लभाचार्य जी की भक्ति किस प्रकार की रही है? तो वल्लभाचार्य जी को जो है पुष्टिमारक का भक्ति का कवि कहा जाता है। और इस प्रकार से भी बन सकता है। बढ़ते हैं आगे। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो अमृतलाल नागर ने सुहाग का नुपुर नामक रचना लिखी है। उसके बाद जो है मानस का हंस और जो है खंजन नैन आदि रचनाएं जो है अमृतलाल नागर जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद जो है सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कीर्ति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? वे कवि है बिहारी जी। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। लोग है लगी
कवित बनावत मोहे तो मेरे कवित बनावत। ये पंक्ति जो है घनानंद जी की है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा कहा गया। वापसी किस विधा की रचना है? उषा प्रिय वंदा जी की ये वापसी कहानी विधा की रचना है। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? 57 ईस्वी में हुआ। उसके बाद विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली में लिखी गई। विद्यापति जी द्वारा जो विद्यापति की पदावली है वो मैथिल भाषा में लिखी गई। उसके बाद देख लेते हैं वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो चंद बरदाई जी वीर गाथा काल अर्थात आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन माने जाते हैं? हेमचंद्र जी। अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो वही पुष्यदंत को माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं आप पुष्यदंत के बजाय अगर पुष्यदंत ऑप्शन में नहीं हो तो मैं इस पर बल दूंगी स्वयंभू पर। स्वयंभू जी जो है इन्होंने ही जो है राम काव्य के प्रणेता भी माने जाते हैं। ये राम काव्य संबंधित भी ग्रंथ इन्होंने सबसे पहले अपभ्रंश में भाषा में लिखा। साथ ही इन्होंने कृष्ण काव्य संबंधी भी एक ग्रंथ लिखा है। सबसे पहले कृष्ण काव्य का जो हमें दोहे मिलते हैं, जो कुछ जो है इसकी जो रचनाएं मिलती है वे स्वयंभू जी के काव्यों में मिलती हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे 142% संख्या देख लेते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी कहानी, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आँखों में पानी, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा कविता से ली गई है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आँखों में पानी। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमिय हलाल मद बरे, सेठ श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी, परत ते ही चितवत एक बार। रसलीन जी की पंक्ति है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में। आदिकाल को प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति क्या रही? तो वीर गाथात्मक प्रवृत्ति रही, जो कि हमें रासो ग्रंथों में देखने को मिलती है। रासो साहित्य के अंतर्गत जितने भी रासो ग्रंथ लिखे गए वे अधिकतर जो है वीर गाथात्मक ग्रंथ माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं रासो ग्रंथों में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादित ग्रंथ माना जाता है और डॉक्टर बुल्लर सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो का विवादग्रस्त घोषित करते हुए 1893 ईस्वी में इसका प्रकाशन पर भी रोक लगा दी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और प्रथम महाकवि चंद बरदाई जी को माना गया। उसके बाद देख लेते हैं आगे अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा को सांध्य भाषा कहा जाता है, जो कि सिद्धों की भाषा थी। उसके बाद जो है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक का जन्म पंजाब के तालवंडी 1469 ईस्वी में हुआ। नानक ने किस धर्म की स्थापना की? तो सिख धर्म की इन्होंने स्थापना की। किस सूफी संत से गुरु नानक प्रभावित हुए? तो सूफी संत बाबा फरीद से जो है गुरु नानक जी प्रभावित हुए। नानक वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? तो गुरु ग्रंथ साहब में। चैतन्य ने क्या किया? इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की। उसके बाद जो है सरहप्पा को सहज्ञान का प्रवर्तक कहा जाता है। सरहप्पा जी जो है उन्होंने जो है सहज्ञान का प्रवर्तन किया। सहज्ञान संप्रदाय के प्रवर्तक जो है सरहप्पा जी माने जाते हैं, जो सिद्धों के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। उसके बाद जो है धनपाल कृत भविष्यत कहा। विंटरनिज महोदय ने रोमांटिक महाकाव्य माना है। ये राहुल सांस्कृतायन ने ये भाई थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दी? तो वीर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल की संज्ञा दी है। और वीर गाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। वीर गाथा काल, आई होप आप समझ रहे होंगे। वीर गाथा काल कहने वाले जो है आदिकाल को आचार्य हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और वीर काल की संज्ञा दी विश्वनाथ प्रसाद ने। इन दोनों शब्दों को आपको ध्यान रखना है। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगर गाथा शब्द भी आ जाए, वीर गाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। अगर
केवल वीर काल पूछ लिया जाए तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मिश्र बंधु विनोद इतिहास खंड कितने भाग है? तो मिश्र बंधु विनोद इतिहास खंड के जो है 4 भाग हैं, उस जो कि प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग जो है 1934 में प्रकाशित किया गया। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 159। किस कवि को जो है छप्पर राजा कहा जाता है? तो ये कवि रहे हैं चंद बरदाई। देवसेन द्वारा रचित सर्वाकाचार रचना का समय 1933 ईस्वी माना जाता है। इसमें 250 दोहे व गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है। शिरीष की याद आई नामक ललित निबंध जो है विद्यानिवास मिश्र जी का है। शिरीष के फूल नामक निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। निर्मला प्रेमचंद जी का उपन्यास किस पर आधारित है? वो है दहेज प्रथा व अनमेल विवाह पर। तितली जयशंकर प्रसाद जी के ग्रामीण जीवन को केंद्र में रखकर नारी की कहानी है। सुनीता जैनेन्द्र जी का जो है विधवा विवाह पर आधारित उपन्यास है। तो अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? हम पढ़ ही चुके हैं, खड़ी बोली के विकास में। ये प्रश्न भी हम देख चुके हैं भाई। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताइए? तो रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रहा है। अशोक के फूल निबंध का संग्रह किया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कबीर के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन मिलता है हमें बीजक में। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई संस्कृत भाषा में। कबीर के दोहों का संग्रह का क्या कहा जाता है? बीजक। अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास जी। आँख की किरकिरी होने का प्रिय लगना, इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। आशु जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया काव्य है जो कि 1925 में लिखा। उसके बाद देख लेते हैं आगे। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? तो वहाँ के किसी भी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है वहाँ की आंचलिक रचनाएं। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाओं को प्रस्तुत किया? वो किया सूर, तुलसी और जयसी। इन तीनों कवियों की जो समीक्षाओं को त्रिवेणी में जो है रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत किया है। उसके बाद देख लेते हैं संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन का सूत्र किसने दिया? तो मुक्तिबोध जी ने। कलाधर उपनाम से कविताएं लिखते थे जयशंकर प्रसाद जी। और जो है कलाधर उपनाम से झारखंडी भी इनका उपनाम रहा है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने। उपन्यास शिवानी का वास्तविक नाम क्या है? तो गोरापंत नाम है शिवानी जी का। उसके उपन्यासकार जो शिवानी है उसका वास्तविक नाम गोरापंत है। ये आपको ध्यान रखना है। उपनाम और वास्तविक नामों से भी काफ़ी बार परीक्षाओं में प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन माना जाता है? तो अब्दुल रहमान जी। और अब्दुल रहमान की प्रसिद्ध रचना है संदेश राहसक जो कि एक खंड काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहली कहानी मानी जाती है इंदुमती जो कि किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा रचित है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार पहली कहानी मानी गई है परिणय जो कि किशोरी लाल जी द्वारा रचित है 1887 ईस्वी। जातीय कवि किसे माना जाता है? गोस्वामी जी को। तुलसीदास गोस्वामी जी को जो है जातीय कवि माना जाता है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्ति में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तन किसे माना जाता है? तो अयोध्या के रामचरण दास जी को माना जाता है। देवी प्रसाद शर्मा के अनुसार पहली कहानी मानी जाती है एक टोकरी भर मिट्टी। माधव प्रसाद सप्रे की जो है हिंदी की जो पहली कहानी है छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई 1901 ईस्वी में ये जो है प्रकाशित की गई। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रताप नारायण की प्रसिद्ध पत्रिका का नाम है ब्राह्मण 1883। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ? 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया है। उससे पहले जो है 1900 में
चिंतामणि घोष जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। फिर जो है श्याम सुंदर दास ने 1901 और 2 में जो इनका कार्यभार संभाला। फिर जो है 1903 से लेकर के 1917 तक 17 सालों तक जो है 1903 से लेकर 1920 तक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 191। पंत जी द्वारा संपादित पत्रिका का जो नाम है वो है रूपाब 1938 ईस्वी। राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि माना जाता है स्वयंभू जी को। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि भी माने जाते हैं और राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या व्यास भी कहा जाता है और शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है पुष्यदंत को। हजारी प्रसाद ने अब्दुल रहमान को माना। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों द्वारा हिंदी के प्रथम कवि अलग अलग माने गए। पुष्यदंत का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है और हिंदी का जो है भवभूति, पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं नई कविता पत्रिका 1934 के संपादक कौन बने? जगदीश गुप्त जी। और साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू जी। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता किसने लिखी? माखनलाल चतुर्वेदी ने। इन्हें एक भारतीय उपनाम के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कविताओं में देश प्रेम का भाव प्रकट हुआ है। और देख लेते हैं आगे। हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका का नाम है मतवाला, जो कि निराला जी ने इसमें काम भी किया है। और कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट ये कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। लगभग इन्होंने 300 कहानियों की रचना की है। उसके बाद देख लेते हैं किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए, अगर प्रश्न में ये पूछ लिया जाए भाई, ये तो आप सभी को पता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल को। जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया है भक्ति काल को स्वर्ण काल और स्वर्ण युग के श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। इन दोनों विद्वानों का नाम आता है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि दूसरा स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो हमारा हुआ है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को जो है दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद जो है अगर ये पूछ लिया जाए, एक प्रश्न और यहाँ से हमें देखने को मिलता है। वैसे मैंने आपको बोला था कि एक्सप्लेनेशन मैं कम करूँगी, लेकिन प्रश्न जब हमारे सामने आते हैं तो एक दूसरे से जो तथ्य रिलेट होते हैं तो मैं लगभग जो है सभी प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करती हूँ। ये मेरी आदत बनी हुई है, इसके लिए मैं माफ़ी तो क्या चाहूँगी भाई, ये आपके लोगों के लिए भी लाभदायक होगा। लेकिन समय थोड़ा सा हमारा 5-10 मिनट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ये पूछा जाए हिंदी का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भक्ति काल को। दूसरा स्वर्ण काल या स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतेंदु को। अगर ये पूछ लिया जाए खड़ी बोली का स्वर्ण युग खड़ी बोली का जो स्वर्ण युग है वो खड़ी बोली को भी जो है एक स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ा माइंड में ध्यान नहीं है। खड़ी बोली का स्वर्ण युग इस प्रकार से प्रश्न है, आई थिंक खड़ी बोली का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हमारा द्विवेदी युग को। ये आपको ध्यान रखना है। अभी थोड़ा ध्यान आया है। तो द्विवेदी, कई बार ऐसा होता है जब हम प्रश्नों को करते करते हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं, तो इन तीनों प्रश्नों को एक दूसरे से रिलेट होते हैं। जैसे कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल, हिंदी का दूसरा स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को। और खड़ी बोली का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है द्विवेदी युग को, द्विवेदी युग। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आजकल प्रश्नों का थोड़ा लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है और प्रश्न पूछने का थोड़ा तरीका भी जो है बदला जा चुका है। पहले की परीक्षाओं की अपेक्षा घुमा फिरा कर प्रश्नों को अधिक पूछा जाने लगा है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, किस छायावादी कवि ने
शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है वो किया है जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद ने संवाद शैली का जो है सर्वाधिक प्रयोग किया है। संवाद योजना इनकी बेजोड़ थी ये माना जाता है। तो अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूला करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है और अच्छे से मैं जो है आपके लिए प्रश्नों को इकट्ठा करती हूँ और आपके जो मेहनत करके जो है आपके सामने क्लास लेकर के आती हूँ। तो प्लीज़ मुझे भी इस चीज़ का थोड़ा सा मोटिवेशन कि मुझे भी वही आवश्यकता होती है। मुझे भी क्लास बनाते वक्त जो है ये लगना चाहिए कि हाँ बच्चों को क्लास पसंद आ रही है और मुझे अपनी मेहनत में करते हुए और अधिक काम करना है। तो इसलिए आप लोगों का जो हक भी बनता है आपको कमेंट को लाइक करना और जो वीडियो को लाइक करना और वीडियो पर आपको जो है कमेंट भी आप करना बिल्कुल भी मत भूला करो कि ये बताया करो एटलीस्ट आपको क्या कमी लगी वीडियो में, या फिर किस प्रकार की और क्लास चाहिए, या फिर आपको वीडियोस कैसी लगी। तो देख लेते हैं भाई, हमारे पास वैसे भी टाइम की कमी है तो देख लेते हैं। अभी हाल ही में परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम जो है बीच बीच में मैराथन क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा ही रही है भाई। अभी परीक्षाओं का समय आने वाला है आप लोगों के लिए। अधिक से अधिक प्रश्नों का, जितना अधिक आप प्रश्नों का अभ्यास करोगे उतने ही आप जो है सफलता के पास आओगे, सफलता को प्राप्त करोगे, क्योंकि आपको पता ही है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है। मैथिली शरण गुप्त जी। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने अग्रणी अपनी भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है खड़ी बोली गद्य के विकास में, तो ये निभाई है सैदल मिश्र जी ने। उसके बाद जामे रस कुछ नहीं हो कुछ होत है, पढ़ता ही सब कोई, बात अनूठी चाहिए भाषा कोई होए। ये पंक्तियाँ जो है किस कवि की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखी गई। संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की अवस्था कब तक की गई, तो 25 जनवरी 1964 तक जो है अंग्रेजी को है जो है सरकारी कार्यालयों में जो है प्रयोग करने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ, ब्राह्मी लिपि से। सभी को पता है देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो मराठी। देवनागरी लिपि में जो हिंदी के अतिरिक्त मराठी, संस्कृत भाषा भी जो है देवनागरी लिपि से ही लिखी जाती है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं, पश्चिमी हिंदी में आती है। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा के अंतर्गत हमें कृष्ण काव्य की अपार संपदा देखने को मिलती है। अर्थात कृष्ण काव्य का जो काव्य लिखा गया, कृष्ण काव्य किस भाषा में लिखा गया, वो लिखा गया ब्रज भाषा के अंतर्गत, क्योंकि जो हमारे कृष्ण काव्य के जो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं सूरदास जी, उनके द्वारा जो है ब्रज भाषा में काव्य लिखा गया। सूर साहित्य, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सभी रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी। ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं सूरदास जी। उसके बाद देख लेते हैं सरस श्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है, तो भोजपुरी जो है बिहार की बोली है। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया, तो 5 वर्गों में रखा गया। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। उसके बाद ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं रही है, तो ये रही है मध्यकाल की। संविधान के किस अनुच्छेद के संघ के अनुसार राजभाषा हिंदी को लिपि और देवनागरी बताया गया, तो राजसंघ के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है हिंदी को राजभाषा और जो लिपि देवनागरी मानी है 1943 के अनुसार। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण किस रूप में विकसित हुई, तो दक्षिणी हिंदी में विकसित हुई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो निभाई सरस्वती पत्रिका में।
भारतीय आर्य भाषाओं की भाषाओं का मूलतः स्रोत कौन सी भाषा रही है? वो रही है वैदिक संस्कृत। ज्ञान दूर है कुछ क्रिया बिन है, इच्छा क्यों हो पूरी मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडम्बना है जीवन की। ये पंक्तियाँ जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, पानी परात को छुए नाही, नैन के जल सो परात धोई। ये पंक्तियाँ नरोत्तम दास जी की है। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए वह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं, यह कहा है रामविलास शर्मा जी ने। उसके बाद आगम वेद पुराणे पंडित मान बहंती, पंक्ति जो है कणहप्पा जी की है। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न है हमारा, यद्यपि 1942 के आंदोलन के समय न तो फौजियों का कोई उत्पाद हुआ और न ही आंदोलन की लहर ही गांव में पहुंच पाई, किंतु जिले भर की घटनाओं को खबर अफवाहों के रूप में जहां जरूर पहुंची। पंक्तियाँ किस उपन्यास से ली गई है? ये मैला आंचल से ली गई है। 1954 का ये लिखा गया। 1954 में फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है मैला आंचल। उसके बाद प्रश्न संख्या 221, भारतेंदु का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भाषा के संबंध में। उसके बाद देख लेते हैं आगे। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को भाषा को क्या कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा को चलती होने पर भी साहित्यिक है, ये कहा। उसके बाद देख लेते हैं आगे। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा जो प्रसिद्ध नाटक है उसकी रचना 1931 में हुई। मृगनयनी के लेखक कौन माने जाते हैं? वृंदावन लाल वर्मा। भारत दुर्दशा के रचनाकार रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। गण देवता जो है शंकर ताराशंकर बंदोपाध्याय जी की रचना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 227, चरित्रहीन किसकी रचना है? शरत चंद्र चटर्जी की। देवनागरी लिपि जो है किस लिपि का विकसित रूप है? तो ब्राह्मी लिपि का। और विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली की जो भाषा मैथिली, ये हम पढ़ चुके हैं। भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप राजभाषा। जाटू किस बोली का उपनाम है? बांगरू का। एक महीन के दो बेटे रहीन, अवतरण हिंदी की बोली किस बोली में है? तो ये जो पंक्तियाँ है भोजपुरी बोली में लिखी गई है, बिहारी के अंतर्गत आती है भोजपुरी। हिंदी का पहला नाटक कौन सा माना जाता है? नहुस, भारतेंदु जी ने माना हिंदी का पहला नाटक नहुस, जो कि गिरिधर दास जी का है, भारतेंदु जी के पिता। उसके बाद देख लेते हैं आगे। कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी मानी जाती है और किसने मानी? रामचंद्र शुक्ल जी ने। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को। कलम का जादूगर जो है रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 237, प्रगतिवाद प्रयोगवाद का दूसरा नाम है, ये कथन कहा है रामविलास शर्मा जी ने। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? केवल 7 कांड है। उसके बाद जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के जो रचनाकार माने जाते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी 1929 ईस्वी। उसके बाद गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई? गीत गोविंद जो है जयदेव जी द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई। उसके बाद हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? सिद्ध कवि रहे हैं सरहप्पा जी, 9वीं शताब्दी के ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं? तो लल्लू लाल जी, जिन्होंने सुख सागर की रचना की। हिंदी के प्रथम गीत लेखक माने जाते हैं विद्यापति जी भी, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। हिंदी के सर्वप्रथम जो दैनिक समाचार पत्र है वो कौन सा रहा है? सुधावर्षण, जो कि श्याम सुंदर सेन जी द्वारा संपादित किया गया। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए? तो उद्दंत मार्तंड। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू जी को। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य के
जो रहे हैं वे रहे हैं हेमचंद्र, जिन्होंने शब्दानुशासन नामक अपभ्रंश भाषा का जो है व्याकरण लिखा। उसके बाद जो है अपभ्रंश में किशन काव्य के प्रणेता हम कर चुके हैं भाई। अबला जीवन हाय तुम्हारी का ये कुछ प्रश्न हमारे रिपीट हो गए हैं, इनको हम जो है स्किप करके आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा और देख लेते हैं भाई। यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं भाई। आत्मजयी के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो कुंवर नारायण। आत्मनिर्भरता जो निबंध रचना उसके लेखक माने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट जी। सांच बराबर ताप नहीं झूठ बराबर पाप की पंक्तियों के रचयिता कबीरदास जी। साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम बताइए? सचिनानंद वात्स्यायन अज्ञे। सुहाग के नुपुर रचना अमृतलाल नागर की। सूरदास जी के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य जी, जो कि अष्टछाप के कवियों में शामिल है सूरदास जी भाई। एक सेकंड भाई। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कीर्ति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी जी। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। इसके बाद ये पंक्ति जो है हम कर चुके हैं। लोग है लगी कवित बनावत मोहे तो मेरे कवित बनावत घनानंद जी द्वारा कही गई। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे मैथिली शरण गुप्त जी की। वापसी किस विधा की रचना है? कहानी उषा प्रियवदा की। उसके बाद देख लेते हैं भाई आगे। लोक नायक किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को, ये ध्यान रखना आपको। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। हिंदी साहित्य का सम्मेलन का प्रयाग की स्थापना हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 में की गई। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं की संख्या जो है वर्तमान में कितनी मानी जाती है? 22 मानी जाती है। उसके बाद हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध हुई? तो काव्य भाषा के रूप में। किस युग को जो आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? ये कहा जाता है भारतेंदु युग को, यानी कि मैंने आपको बताया था हिंदी साहित्य के अंतर्गत दूसरा स्वर्ण काल के रूप में भी भारतेंदु युग को जाना जाता है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास माना जाता है भाग्यवती, जो कि सरदाराम फुलेरी जी द्वारा रचित है। सन 1950 ईस्वी से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जो आई? वो आई प्रयोगवादी कविता के रूप में। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि माना जाता है सूरदास जी को। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि रहे हैं कबीरदास जी। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू जी को। उसके बाद आधुनिक काल का समय कब तक माना जाता है? 1900 से लेकर के अब तक आदिकाल का समय माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है कामायनी। और कबीर के शिष्य रहे हैं कबीर किसके शिष्य रहे हैं? कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में शामिल रहे हैं। उसके बाद पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? तो पद्मावत जो महाकाव्य है जयश्री जी द्वारा लिखा गया अवधी भाषा में। चंपू किसे कहा जाता है? गद्य व पद्य मिश्रित रचनाओं को चंपू काव्य कहा जाता है। कलाधर नाम से उपनाम से जो रचनाएं करते थे वे विद्वान रहे जयशंकर प्रसाद। और रसनिधि का कवि का उपनाम क्या रहा है? तो ये है पृथ्वी सिंह। रसनिधि और रसलीन दोनों का उपनाम पूछा जाता है। रसनिधि का जो उपनाम है वो पृथ्वी सिंह है। और एक कवि हुए हमारे रसलीन, उसको सैयद नबी नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए? मंगलसूत्र, जो कि गोदान के बाद लिखा गया 1936 में ही। उनका जो इनकी मृत्यु के कारण ये अधूरा रह गया। हिंदी का श्रेष्ठ आएगा। हिंदी का श्रेष्ठ नाटककार कौन रहे हैं? जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ? तो आप लोगों ने देख ही लिया, अवधी भाषा का। 7 कांड रहे, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और जो है
लंका कांड, उत्तरकांड। इस प्रकार से उन्होंने 7 कांडों की रचना की। बढ़ते हैं आगे। एक कांड और इन आपके लिए होमवर्क है कि इन जो रामचरितमानस के अंतर्गत जो 7 कांड है, इन 7 कांडों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर आपको अवश्य ही देना है। बालकांड से लेकर के जो है इनके उत्तरकांड तक जो है इनके सभी कांडों का जो नाम लिखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, एकांकी के जन्मदाता धर्मवीर भारती। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? तो माधुर्य भाव से। रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस माना जाता है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम जो है उद्दंड मार्तंड है। हिंदी साहित्य के प्रथम कहानी इंदुमती। उसके बाद आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचनाएं है। हिंदी का गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? वो की रक्त चंदन की रचना। उसके बाद नाटककारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? वो है विभत्स रस। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? तो काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम जो है अलंकार शास्त्र भी काव्य शास्त्र को कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। रीति संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं वामन जी। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं केशवदास जी। और हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन सा युग है? वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु युग से ही जो है काफ़ी सारे साहित्य जो ये गद्य साहित्य की जो रचना है हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि जीवनी का विकास और जो है निबंध का विकास। इस प्रकार से कई सारे जो है हमें भारतेंदु युग से शुरुआत देखने को मिलती है। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन रहे हैं? श्याम सुंदर दास जी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु जी द्वारा लिखा गया। भाषा किसे कहा जाता है? भाषा किसे कहते हैं ये आपको सभी को पता है भाई। मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से जो प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से मानी जाती है। ये यहाँ पर भाष में हलंत आएगा। भाषा को मोटे रूप से कितने वर्गों में बांटा गया? तो मोटे रूपों में जो है 2 वर्गों में बांटा गया, लिखित रूप और मौखिक रूप। उसके बाद हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से है। सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा को हिंदी और लिपि को देवनागरी कहा? कुछ प्रश्न हमारे भाई काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं, तो इस बार बार रिपीटेशन से आपको जो है प्रश्न याद भी रह पाएंगे। हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है सिंधु से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? सिंधु से। सिंधु से जो है हिंदू शब्द बना। उसके बाद वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली माना जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1900। उसके बाद देख लेते हैं आगे। हिंदी विशिष्ट ब्रज भाषा किस रूप से अधिक प्रसिद्ध रही? तो काव्य भाषा के अंतर्गत, क्योंकि ब्रज भाषा जो अधिक प्रसिद्ध हुई वो काव्य भाषा में प्रसिद्ध हुई। आप लोगों को देखने को मिला ही होगा जो भक्ति काल के अंतर्गत सूरदास जी प्रमुख ब्रज भाषा के कवि रहे। उन्होंने अपनी रचनाएं कृष्ण काव्य संबंधी जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी। और आगे चल के जो है रीतिकाल तो वो पूरा का पूरा रीतिकाल तो ब्रज भाषा में लिखा ही गया। साथ ही जो है भारतेंदु युग में भी काफ़ी ब्रज भाषा में अधिक रचनाएं लिखी गई। और जो है आगे जाके द्विवेदी युग में खड़ी बोली का विकास हुआ। इस प्रकार से आप जो है काव्य भाषा के रूप में जो है ब्रज भाषा को काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है भाई ये
लगभग हमने 325 प्रश्नों को आज की 1 घंटे की क्लास के अंतर्गत जो है कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से अधिक प्रश्नों की रिवीजन करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो देख लेते हैं निहार की भूमिका किसने लिखी। तो निहार की भूमिका इनमें से जो है कुल कितनी कविताएं लिखी गई, किसने लिखी और कितनी कविताएं लिखी। निहार की भूमिका जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने लिखी। 1924 से 1928 के मध्य 40 कविताओं का आदर जो है, जिसमें 47 गीतों का संकलन है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा लिखी गई निहार की जो भूमिका है, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्या गीत, ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं और इसकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने लिखी। 1924 से 28 के मध्य में लिखी गई कविताओं में जो है अधिकतर के अंदर है भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, आदर नहीं है अंदर है कि इसके अंदर जो है 47 गीत संकलित हैं, ये इसमें कहा गया है। उसके बाद सिद्धों की भाषाओं को आंग्लो भाषा हरप्रसाद शास्त्री जी ने कहा। बढ़ते हैं आज की क्लास भाई हमारी इतनी होगी भाई। 325 प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर ही लिया है, लगभग 325 प्रश्नों को किया है। तो लगभग आप लगा लो 300 प्रश्न तो हमने किए ही है, क्योंकि 20-25 प्रश्न हमारे रिपीट भी हुए हैं। तो इस प्रकार से अधिक प्रश्नों को हमने आज की क्लास के अंतर्गत उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करने की कोशिश की है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, अर्थात वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं प्रश्नों में से आपको काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह जो है अपनी तैयारी को हम मैराथन क्लास के माध्यम से बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हुए करते रहेंगे। तो जिस भी बच्चे की अभी टीजीटी पीजीटी हिंदी की परीक्षाएं होने वाली है या एनटीए नेट की परीक्षा होने वाली है या कोई और अदर परीक्षा जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करना। और मैंने आपको बताया ही था, लाइक और कमेंट अवश्य ही करना। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।